नमस्कार दोस्तों, पद्दा आर्यस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत। आज हम हिंदी का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि क्रिया का मतलब होता है काम। क्रिया का मतलब होता है काम। हिंदी के अपने व्याकरणाचार्य, हिंदी के हम कह सकते हैं कि कर्ता धर्ता कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि वाक्य में जिन शब्दों का विधान, वाक्य में शब्दों का विधान करने वाले शब्द, वाक्य में शब्दों का विधान करने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। और ये परिभाषा है कामता प्रसाद गुरु की। सामान्य रूप शब्द जैसे कि राघव प्रकाश जी या कोई और व्याकरणाचार्य हैं, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो वाक्य में जिन शब्दों से किसी काम का, वाक्य में जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, करना या होना पाया जाता है, उन शब्दों को अपन क्या कहेंगे, क्रिया। वाक्य में जिन शब्दों से किसी कार्य का, किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। तो ये दो प्रकार की परिभाषा हमें सीधा सीधा ध्यान में रखना है। क्रिया मतलब काम, यानी जिन शब्दों से किसी काम का बोध होता हो, काम होने का बोध होता हो, काम करने का बोध होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। अब अपने यहाँ हमें ध्यान में रखना है, क्रिया जो है वो सदैव धातु से बनती है। क्रिया सदैव धातु से बनती है। क्रिया का मूल जो आधार माना जाता है वो धातु को माना जाता है। और किसी भी वाक्य में अगर धातु की पहचान की कोई भी शब्द है, हमें लिख दिया कि रमेश घर जाएगा, वाक्य लिखा हमने रमेश घर जाएगा। अब पूछ लिया जाए इसमें धातु रूप है, इस वाक्य में धातु रूप है, अगर ये पूछ लिया जाता है तो कैसे पहचान करेंगे। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है, यदि कोई भी वाक्य ऐसा लिखा गया हो और उसमें हमें धातु की पहचान करनी हो, तो उस वाक्य को हमें आज्ञार्थक रूप में लिखना है और एक वचन में लिखना है। एक वचन आज्ञार्थक रूप में उस वाक्य को लिख दो, और इस रूप में जो क्रिया रूप लिखा जाता है, इस रूप में जो क्रिया रूप लिखा जाएगा वही धातु होगा। तो हमने रमेश को आज्ञार्थक में लिखना है तो उसको लिख सकते हैं हम तू घर, आज्ञा देनी है तो जा। रमेश को आज्ञार्थक रूप में लिख रहे हैं ना, तू घर जा, रमेश घर जाएगा, ये तो सामान्य वाक्य है, उसको हम आज्ञा दे रहे हैं तू घर जा। तो यहाँ पर ये जो जा लिखा गया है, जाएगा जो शब्द है उसका धातु क्या माना जाएगा, जा, है ना। और क्रिया रूप जो है वो क्रिया मानी जाती है जाना। जाएगा की क्रिया क्या है, जाना, लेकिन धातु यहाँ पर क्या माना जाएगा, जा। ऐसे ही सीता पत्र लिखेगी, सीता पत्र लिखेगी, इसी को हम कह सकते हैं। तो सीता की जगह हम उसको आज्ञार्थक में लिखते हैं, तू पत्र लिख। यहाँ पर धातु क्या आ जाएगा, लिख। क्रिया लिखेगी शब्द है, इसकी क्रिया क्या है, लिखना, लिखना क्रिया है, और लिखना क्रिया का धातु क्या है, यानी कोई भी क्रिया है वो किसी न किसी धातु से जरूर बनती है। तो यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कोई भी वाक्य है अगर उसमें धातु रूप की पहचान करनी हो तो उसमें हम इस वाक्य को एक वचन और आज्ञार्थक रूप में लिखेंगे। एक वचन आज्ञार्थक रूप में इसका जो रूप लिखा जाएगा वही, क्रिया का जो रूप लिखा जाएगा वही धातु रूप माना जाएगा। पहला तो ये हो गया। अब दूसरा, कई बार हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी संज्ञा शब्द लिखा हुआ उसके आगे सीधा कोई क्रिया नहीं देकर कुछ शब्द लिख दिए जाते हैं, तो वहां धातु की पहचान है। जैसे मैं ये कह दूं, वाक्य में लिखा गया है
इनसे ठीक पहले कोई क्रिया रूप न लिखा हो, इनसे ठीक पहले कोई क्रिया न लिखी हो, क्रिया की जगह कोई भी संज्ञा या सर्वनाम लिखा हो, क्रिया के ठीक पहले क्या लिखा हुआ हो, कोई संज्ञा या सर्वनाम लिखी हो, तो वहां हमें कौन सी क्रिया माननी है और कौन सा धातु रूप मानना है। तो इसकी पहचान के लिए हमें ध्यान रखना है, यदि है, हो, हूं, था, थी, थे लिखा हुआ हो और उससे पहले कोई क्रिया रूप नहीं लिखी हुई हो, तो वहां हमें हमेशा हो धातु माननी है। धातु क्या माननी है? हो धातु और होना क्रिया मानना है। क्रिया कौन सी आ जाएगी? होना धातु हो होगी। जैसे मैं लिखता हूं, मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक हूं। क्या पर हूं लिखा है, यहां पर अध्यापक लिखा है, कोई क्रिया नहीं लिखी हुई है। कोई क्रिया नहीं लिखी हुई है तो जब किसी भी ऐसे शब्दों के साथ में यदि कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द लिखा हुआ हो, तो यहाँ हूं का अर्थ धातु क्या होगी? हो, और क्रिया क्या होगी? होना। ये ध्यान रखना, हो तो क्या है? धातु, और होना क्या है? क्रिया। तो ये चीज आपको यहाँ थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। कोई भी ऐसे शब्द हो, उनके आगे पहले कोई क्रिया शब्द न लिखकर ऐसा कोई संज्ञा शब्द लिखा हुआ हो, तो वहां हो धातु और होना क्रिया मानी जाएगी। वह एक चिकित्सक था, तो यहाँ पर भी था गया। ठीक है, तो यहां ऐसे शब्दों में था या वह, फिर भी धातु रूप क्या है? यहाँ पर हो। था की जगह धातु क्या मानी जाएगी? हो, और क्रिया मानी जाएगी होना। अगर ऐसा कहीं पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी क्रिया है, तो यहाँ होना क्रिया माना जाता है और हो धातु मानी जाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये हो और होना धातु से संबंधित है, कई बार परीक्षा में आते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। आगे चलते हम क्रिया का वर्गीकरण देखते हैं। क्रिया का वर्गीकरण, क्रिया का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला, कर्म के आधार पर। दूसरा, काल के आधार पर। और तीसरा, वाक्य में प्रयोग या रचना के आधार पर। वाक्य में प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण जो है वो 3 प्रकार से होता है। कर्म के आधार पर, काल के आधार पर और वाक्य में प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले हम आज शुरू करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। आपको यहां ध्यान में रखना है, कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की मानी गई है। पहला, अकर्मक क्रिया, और दूसरी इधर है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो यहाँ अब हमें आगे ध्यान में रखना है अकर्मक और सकर्मक की पहचान। 2 यहाँ पर रूप है, मैं इसका आगे वर्गीकरण कर देता हूं। अकर्मक क्रिया के भी 2 भेद है, पूर्ण अकर्मक और दूसरा है अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक।
अकर्मक क्रिया के दो भाग हैं, वापस दो रूप से ये लिखी जाती है, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। ऐसे ही सकर्मक के भी दो भेद है, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। पूर्ण और अपूर्ण दोनों के रूप जैसे हैं, लेकिन यहाँ पूर्ण जो सकर्मक है ना, इसके पुनः वापस दो भेद और माने गए हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक, यहाँ पर इसके लिए दो भेद और माने गए हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अकर्मक के भी दो भेद, पूर्ण और अपूर्ण, यहाँ ये कंप्लीट है। सकर्मक के भी वापस दो भेद, पूर्ण सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक, और पूर्ण सकर्मक के भी दो भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, बहुत बार बहुत जगह ये सीधे सीधे लिखे जाते हैं कि अकर्मक और सकर्मक कंप्लीट है, लेकिन यहाँ आजकल परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सी अपूर्ण अकर्मक क्रिया है, कौन सी पूर्ण अकर्मक क्रिया, तो इनको पहचानने का हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान, अकर्मक और सकर्मक क्रिया की जो पहचान है वो कैसे की जाती है, ये मैं आपको यहाँ इस वीडियो में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की जो पहचान है उसमें हमें क्या करना है, कोई भी क्रिया शब्द है, वाक्य में कोई भी क्रिया शब्द है, क्रिया शब्द से पहले हमें क्या और किसको, अधिकतर तो हमें क्या प्रश्न ही करना है, ये वाला किसको भी बहुत बार किया जाता है, क्या और किसको प्रश्न करना होता है, क्या और किसको प्रश्न करना होता है। क्या और किसको प्रश्न का जो उत्तर आता है, उत्तर सदैव क्या कहलाएगा, वाक्य में कर्म कहलाएगा, यानी उस वाक्य में कर्म की पहचान हो जाती है। यदि वाक्य में इन क्या और किसको प्रश्न का उत्तर आता है तो वो तो सकर्मक है, और उत्तर नहीं आता है तो वो वाक्य अकर्मक क्रिया का माना जाता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्रिया है उसमें यदि वाक्य में किससे पहले, क्रिया शब्द से पहले, क्रिया से पहले यदि हमें क्या और किसको प्रश्न का उत्तर करना है, यदि उत्तर आ जाता है तो वो वाक्य सकर्मक क्रिया का है, और यदि उत्तर नहीं आता है तो वो वाक्य अकर्मक क्रिया का है। जैसे रमेश पतंग उड़ाता है, रमेश पतंग उड़ाता है। उड़ना यहाँ पर उड़ाना क्रिया है, क्रिया शब्द ये है। क्रिया से पहले हम प्रश्न करेंगे क्या, क्या उड़ाता है, पतंग। रमेश क्या उड़ाता है, पतंग। तो पतंग यहाँ पर क्या है, कर्म है, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्रिया से पहले हमने प्रश्न किया रमेश क्या उड़ाता है, रमेश पतंग उड़ाता है, इसलिए पतंग यहाँ पर कर्म माना जाएगा। लेकिन ऐसे में प्रश्न लिख दूं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, पक्षी आकाश में उड़ना क्रिया ना, पक्षी आकाश में क्या उड़ रहे हैं, हम ये नहीं करना कि आकाश में क्या उड़ रहे हैं। आकाश से पहले प्रश्न नहीं करना, हमें प्रश्न करना है क्रिया से पहले, क्रिया शब्द से पहले। पक्षी आकाश में क्या उड़ रहे हैं, सब नहीं पता, नहीं पता इसका मतलब ये है कर्मक है। बच्चे रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। अब ये नहीं करना बच्चे क्या कर रहे हैं, रोना क्रिया है यहाँ पर, रोना क्रिया में क्रिया से पहले क्या प्रश्न करना है, बच्चे क्या रो रहे हैं, नहीं पता। यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ हमें ध्यान रखना है क्रिया से पहले प्रश्न करना है। यहाँ क्रिया रो है तो रोना से पहले हमें प्रश्न करना है बच्चे क्या रो रहे हैं, साहब नहीं पता क्या रो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है कर्मक है।
तो यहाँ इनकी हमें पहचान करनी होती है। किसी भी वाक्य में क्या और किसको प्रश्न, हाँ ये ध्यान में रखना है, क्या प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या का उत्तर सदैव मूल कर्म माना जाता है। क्या से अगर हम प्रश्न करेंगे तो ये जो है मूल कर्म माना जाएगा, और किसको प्रश्न का उत्तर जो आएगा वो गौण कर्म माना है, तो वो भी कर्म, लेकिन उस कर्म को हम गौण कर्म की श्रेणी में रखेंगे। तो वाक्य में सकर्मक और अकर्मक की जो पहचान होती है वो क्या और किसको प्रश्न के आधार पर की। अब हम शुरू करते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, तो यहाँ थोड़ा ध्यान में रखना है। अकर्मक परिभाषा के हिसाब से देखा जाए तो वाक्य में जब किसी वाक्य में कर्म कारक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कर्म कारक की आवश्यकता नहीं हो, सीधा सीधा कह सकते हैं कि बिना कर्म के प्रयोग किए ही, बिना कर्म के प्रयोग के यदि किसी वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है, बिना कर्म के प्रयोग के ही वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है, वहां हम क्या मानेंगे, अकर्मक क्रिया मानेंगे। कर्म कारक की जिसमें आवश्यकता ही नहीं हो, पूरा का पूरा अर्थ बिना कर्म के स्पष्ट हो जाता है, समझ में आ जाता है, वहां अकर्मक क्रिया मानी जाती है। अकर्मक के भी दो भेद थे, पहला अपूर्ण अकर्मक और दूसरा है पूर्ण अकर्मक। अपूर्ण अकर्मक और पूर्ण अकर्मक। यहां अब हमें वापस देखना है अपूर्ण अकर्मक। दो स्थिति है, कई बार स्थिति इसमें है अपूर्ण अकर्मक, मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो फिक्स है, वो हमेशा अकर्मक ही माने जाएंगे, लेकिन अपूर्ण की स्थिति भी होती है, उसमें संशय रहता है थोड़ा सा। तो यहाँ हमें ध्यान में रखना है, अपूर्ण अकर्मक की अगर बात आ जाए तो अपूर्ण अकर्मक में यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, तीन शब्द है, होना, लगना और निकलना। ये यदि क्रियाएं लिखी जाती है, होना, लगना और निकलना, ये तीनों क्रियाएं हमेशा अपूर्ण अकर्मक में मानी जाती है, होना, लगना और निकलना। ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा, मैं एक अध्यापक हूं, मैंने अभी क्लियर किया, पहले बताया था कि हूं लिखा हुआ हो और वाक्य में क्रिया रूप नहीं लिखी हुई हो, कोई संज्ञा शब्द लिखा गया हो, तो यहाँ पर सदैव होना क्रिया मानी जाती है और इसका धातु रूप जो है वो हो माना जाता है। तो कहीं पर भी होना लिखा हुआ हो तो ऐसा यदि कहीं वाक्य लिखा जाता है तो वहां उसको अपन क्या मानेंगे, अपूर्ण अकर्मक क्रिया में मानेंगे, है ना। मैं एक अध्यापक हूं, वह मुझे ईमानदार लगा, लगना क्रिया गई, लगना क्रिया, वह मुझे ईमानदार लगा, यहां लगा क्रिया गई, इसका मतलब किसमें है, वह चोर निकला, निकलना क्रिया गई, चोर निकला, बेईमान हूं, तो यहां निकलना क्रिया गई, चोर निकला। तो यहाँ होना, लगना और निकलना क्रिया यदि वाक्य में कहीं लिखी जाती है, आपको ये तीन क्रियाएं फिक्स याद रखनी, तीन क्रियाएं आपको याद रखनी, यदि वाक्य में ये तीनों लिखी जाती है, होना, लगना और निकलना, तो यह सदैव अपूर्ण अकर्मक क्रिया के अंतर्गत मानी जाएगी। ये चीजें आपको बहुत कम किताबों में मिलेगी, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, होना, लगना और निकलना। अब इसके आगे अपन चलते हैं
इसके आगे अपूर्ण की स्थिति है। अब अपन देखते हैं पूर्ण अकर्मक, यानी ऐसी क्रियाएं जो नित्य सदैव अकर्मक रूप में ही लिखी जाती है, यानी उनका कभी सकर्मक में प्रयोग होता ही नहीं है। पूर्ण अकर्मक है, वाक्य में ऐसी क्रियाएं कहीं लिखी हुई हो तो उनको आपको सदैव पूर्ण में ही मानना है ना। ऐसी क्रियाएं जैसे मैं लिख दूं आपको रोना, हंसना, चिल्लाना, दौड़ना, तैरना, उड़ना, दहाड़ना, कूदना, नाचना, चलना, मरना, जीना, उछलना, ये जो ऐसी क्रियाएं होती है ये सदैव मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये पूर्ण अकर्मक में मानी जाती है। उछलना के बाद में मुरझाना, है ना, मुस्कुराना, मुरझाना, मुस्कुराना, ऐसी जो क्रियाएं होती है वो सदैव इसमें अपूर्ण में है। जैसे नष्ट हो जाना, खड़े हो जाना, ऐसी जो क्रियाएं हैं ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो अच्छी है, लेकिन जो ज्यादा प्रचलित है, ज्यादा परीक्षा में पूछी जाती है, ऐसी जो क्रियाएं होती है वो सदैव पूर्ण अकर्मक मानी जाती है। अपूर्ण के ये तीन शब्द है, होना, लगना और निकलना। पूर्ण अकर्मक में ये कहीं पर भी लिखी हुई हो, वाक्य में कहीं पर भी यदि किसी भी वाक्य में ये क्रिया लिखी हुई हो तो आपको बिना देखे उसको अकर्मक क्रिया करना है। अकर्मक क्रिया के अंतर्गत वो वाक्य माना जाएगा। या इनका रूप परिवर्तित करके तो सकर्मक बनाई जा सकती है, लेकिन उसमें उसका अर्थ अपने आप स्पष्ट अलग हो जाता है, उसमें क्या का प्रश्न मिल जाएगा। लेकिन इन क्रियाओं के प्रयोग में क्रिया से पहले यदि हम क्या प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा। ये सदैव अकर्मक में प्रयुक्त होती है, इसलिए इनको पूर्ण अकर्मक माना जाता है। पूर्ण अकर्मक माना जाता है। जैसे बच्चा रो रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, मछली तैर रही है। ये जितने भी वाक्य हैं इनके आगे क्या प्रश्न करके देखो। पक्षी क्या उड़ रहे हैं नहीं पता, मछली क्या तैर रही है नहीं पता, बच्चा क्या रो रहा है नहीं पता। इनका उत्तर नहीं है। नहीं है इसका मतलब इनको अकर्मक क्रिया के अंतर्गत माना जाएगा। अकर्मक में भी पूर्ण अकर्मक के अंतर्गत इनको माना जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है अपूर्ण अकर्मक किसे कहेंगे और पूर्ण अकर्मक किसे कहेंगे। अपूर्ण में तीन शब्द है, होना, लगना, निकलना, और पूर्ण अकर्मक में ऐसे शब्द है। गतिमान क्रियाएं होती है, अधिकतर गतिमान जो क्रियाएं होती है इन सब में अकर्मक क्रिया मानी जाती है, और अकर्मक क्रिया का भी पूर्ण अकर्मक रूप इसमें माना जाता है। अब इसके आगे हम चलते हैं, इसके आगे हम देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है सकर्मक किसे बोलते हैं। यानी वाक्य में, जिस वाक्य में कर्म का प्रयोग होता हो, यानी बिना कर्म के वहां
किसी भी वाक्य का भाव स्पष्ट नहीं किया जा सकता। वाक्य में जहां कर्म का प्रयोग होता है वहां हमें क्या मानना है, सकर्मक क्रिया माननी है। जहां कर्म का प्रयोग होता है वहां हमें क्या माननी है, सकर्मक क्रिया, यानी सकर्मक क्रिया में सदैव कर्म का प्रयोग किया जाएगा। और बिना कर्म के यदि कहीं किसी वाक्य का प्रयोग होता है तो वह कर्मक, ठीक है ना। सकर्मक के भी दो भेद थे, हमने लिखा था पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। तो देखो मैं पहले यहां आपके यहां क्लियर कर देता हूं अपूर्ण सकर्मक किसके करेंगे। इसमें वही पूर्ण में जैसे हमने 3 शब्द लिखे थे ना, अकर्मक क्रिया में जैसे 3 शब्द लिखे थे, तो यहाँ अपूर्ण सकर्मक को हमें ध्यान में रखना है। अपूर्ण सकर्मक में भी 4 शब्द है, यहाँ 4 शब्द है। जैसे यहाँ हम लिख सकते हैं सबसे पहले मानना, चुनना, समझना और बनाना। मानना, चुनना, समझना और बनाना। बनाने का मतलब यहाँ पर चयन से संबंधित है। बनाने का मतलब यहाँ पर किससे है, चयन से संबंधित। तो यहाँ पर ये 4 शब्द हमें ध्यान में रखना है, मानना, चुनना, समझना और बनाना। ये 4 शब्द यदि लिखे हुए हो तो वहां हमें अपूर्ण सकर्मक का भाव स्पष्ट होता है। पूरा सकर्मक नहीं कर सकते, अपूर्ण की स्थिति की आधा सकर्मक है इसका मतलब। अपूर्ण सकर्मक यहाँ पर माना जाता है जैसे वह मुझे भाई मानता है। मानता है, मानना क्रिया है कि नहीं है। क्या मानता है, भाई मानता है, क्या प्रश्न का उत्तर है, लेकिन मानना क्रिया आ गई, इसका मतलब यहाँ पे क्या माना जाएगा, अपूर्ण सकर्मक। वह मुझे ईमानदार समझता है। वह मुझे ईमानदार समझना क्रिया है। क्या समझता है, ईमानदार। कर्म तो है लेकिन अपूर्ण की स्थिति में मानना, समझना, चुनना। उसे सभापति चुना। क्या चुना, सभापति। चुनना क्रिया है। उनको अध्यक्ष बनाया। बनाना का मतलब चयन करना है। बनाना यहाँ पर क्रिया नहीं है, वो बनाना का मतलब चयन का अर्थ है। चयन से संबंधित कोई अर्थ आता है यहाँ पर, तो वहां हमें इसको अपूर्ण सकर्मक में मानना है। चुनना, बनाना, समझना, मानना यदि ये लिखा जाता है तो ये तो अपूर्ण सकर्मक में माना जाएगा। और पूर्ण सकर्मक की बात करें जिसमें सब में कर्म प्रयुक्त होते हो, जितनी भी सारी सकर्मक क्रियाएं होती है वो पूर्ण सकर्मक में मानी जाती है। लेकिन यहां हमें ध्यान में रखना है पूर्ण सकर्मक। पूर्ण सकर्मक के भी 2 भेद पढ़े थे हमने। पूर्ण सकर्मक के भी 2 भेद हमने यहां पढ़े थे, एक कर्मक और दूसरा था द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। तो यहां थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जिस वाक्य में एक कर्म हो, कर्म क्या हो, एक, तो वो तो एक कर्मक। और जिस वाक्य में 2 कर्म हो वो द्विकर्मक। जिस वाक्य में एक कर्म हो वो एक कर्मक और जिस वाक्य में 2 कर्म हो वो द्विकर्मक। अब एक कर्म की जो पहचान होती है, यहां आपको ध्यान में रखना है, केवल वाक्य में क्या का उत्तर हो वो तो एक कर्मक है। क्या का उत्तर जिस वाक्य में होता है, हम क्रिया से पहले क्या प्रश्न करते हैं और उस क्या का उत्तर जिस वाक्य में होता है वो एक कर्मक है। और जिस वाक्य में क्या और किसको दोनों का उत्तर हो, क्या और किसको दोनों का उत्तर हो,
है ना। इन दोनों का उत्तर होता है, दोनों का उत्तर जिसमें होता है तो हम क्या मानेंगे, द्विकर्मक क्रिया मानेंगे। क्या तो किसको, दोनों का उत्तर यदि जिनमें माना जाता है तो उसको हमें द्विकर्मक क्रिया मानेंगे। तो यहाँ इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्म हो तो एक कर्मक, दो कर्म हो तो दो द्विकर्मक। एक कर्म की पहचान क्या से की जाती है और दो कर्म की पहचान क्या और किसको, दोनों प्रश्नों का उत्तर यदि वहां होता हो तो वहां द्विकर्मक माना जाएगा। जैसे जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना के लिए राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है ना। तो यहां पर पढ़ना क्रिया आ गई, क्या पढ़ता है, पुस्तक। क्या का उत्तर है पुस्तक, एक ही उत्तर है, किसको पढ़ता है, दोनों का उत्तर नहीं है, दो प्रश्न नहीं कर सकते, केवल एक क्या का प्रश्न कर सकते हैं। तो यहां पर कर्म है और एक कर्मक। अजय सब्जी लाता है, क्या लाता है, सब्जी, एक है, क्या का उत्तर है ना, सब्जी लाता है, यहां पर भी एक कर्मक है। मोहन बाजार से गुलाब जामुन लाता है, क्या लाता है भाई, यहाँ पर भी किसको प्रश्न का उत्तर नहीं आता, गुलाब जामुन लाता है। लाना क्रिया इससे पहले हमने क्या प्रश्न किया, क्या लाता है भाई, गुलाब जामुन लाता है। तो यहाँ पर गुलाब जामुन मतलब इसमें कर्म है और कर्म में कौन सा, एक कर्म के यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है ना। अब यही चीज हम देखो थोड़ी चेंज करते हैं। राम मोहन को पुस्तक देता है, राम मोहन को पुस्तक देता है, देना क्रिया है, क्या देता है, पुस्तक। यहां पर एक कर्म, तो ये क्या का उत्तर आया, इसका मतलब ये क्या माना जाएगा, मुख्य कर्म, क्या माना जाएगा, मुख्य कर्म। राम लिख दो चाहे राज लिख दे, की बात है। राज मोहन को पुस्तक देता है, क्या देता है भाई, पुस्तक देता है, ये तो मुख्य कर्म आ गया। किसको देता है, यहाँ पर किसको का उत्तर है ना, तो मोहन को देता है। तो यहाँ पर ये दूसरा कर्म है और ये कर्म माना जाएगा सदैव गौण कर्म, क्या माना जाएगा, गौण कर्म। यदि वाक्य में ऐसे कहीं पर लिखा हुआ हो तो वहां हम क्या मानेंगे, गौण कर्म मानेंगे। अजय संजय को फल देता है, अजय संजय को फल देता है, क्या देता है, फल। किसको देता है, संजय को। तो क्या और किसको, दोनों का उत्तर वाक्य में है तो वहां द्विकर्मक क्रिया मानी जाती है। तो यहाँ अब थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना कि सकर्मक की पहचान एक कर्म के आधार पर और दो कर्म के आधार पर कैसे की जाती है। अब इसी में देखो थोड़ा मैं आगे आपको और बता देता हूँ कि बहुत बार परीक्षा में कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें सकर्मक भी माना जाता है, अकर्मक भी माना जाता है। तो इनकी पहचान हम थोड़ा सा आगे करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आज ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। अगर आपको कोई कमी लगी हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। हाँ, जब भी आपका कमेंट प्राप्त होगा तो तुरंत आपको वापस मैसेज कर दिया जाएगा।